MQM अपोजिशन का हिस्सा है और इंशाल्लाह रहेगी। अगर मेरे भाई अता भाई को ऐसी किसी एक्शन से दुख पहुंचा तो I'll say sorry for it. नाज़रीन, मैं फरिया अदरीस। ग्रैंड अलायंस अपोजिशन का शोर मचा हुआ है, मगर क्या अपोजिशन इतनी मुत्तहिद है कि हुकूमत को टफ टाइम दे सके? और उसके बाद बात होगी 18वीं तरमीम की, जिसके शादियाने बच चुके, मगर प्रैक्टिकली ये कहां पे इंप्लीमेंट हो सकी। वेलकम टू न्यूज़ फीड। नसरुल्लाह खान की आज हमें याद आ गई, और याद इसलिए आई कि उनको ये एजाज हासिल है कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में बनने वाले तकरीबन तमाम बड़े सियासी इत्तेहादों को तश्कील दिया। अयूब खान से लेकर जनरल परवेज मुशर्रफ की आमरीत तक तमाम सियासी इत्तेहादों के क़याम में नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने अहम किरदार अदा किया। जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और दीगर जमातों पर मुश्तमिल नवाबजादा नसरुल्लाह खान की क़यादत में बनने वाला आखिरी इत्तेहाद है। नवाबजादा नसरुल्लाह ने दोनों बड़ी जमातों को करीब लाने के लिए मियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदे भी कराए। नसरुल्लाह खान ने अयूब खान के खिलाफ सियासी इत्तेहाद बनाने का जो काम शुरू किया, वो मरते दम तक उनकी पहचान बन गया और मुतज़ाद सियासी जमातों को एक मरकज पर इकट्ठा करने के माहिर माने गए। ये मौजूदा हुकूमत की खुशकिस्मती है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में नवाबजादा नसरुल्लाह जैसी कोई भी शख्सियत मौजूद ही नहीं है। अपोजिशन की जमातें इंतशार का शिकार नजर आती हैं और हुकूमत फिलहाल चैन की बंसरी बजा रही है। JUIF हुकूमत से अलहदा होकर भी अलहदा नहीं हुई और फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार बखूबी अदा कर रही है। MQM हुकूमत से अलहदगी के बाद ग्रैंड अपोजिशन बनने का इम्कान पैदा हो गया है, जिससे सियासी मौसम इंतहाई पुरतपिश हो गया है, जिसको देखते हुए अंदाजा यही है कि मॉनसून से भी सियासी हबस में फिलहाल कोई कमी नहीं आएगी। क्या MQM, मुस्लिम लीग नून और JUIF इकट्ठे हो सकते हैं? इस बारे में MQM हैदराबाद रिजवी ने आज एक खसूसी बात की, जरा सुनिए। शायद हुकूमत करने की जो कैपेबिलिटी है MQM की, वो उतनी बेहतर ना हो जितनी ऑपोजिशन करने की कैपेबिलिटी MQM की बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम इंशाल्लाह एक मजबूत और एक भरपूर ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। अब चाहे हमें इसमें ऑपोजिशन की किसी जमात से भी बातचीत करनी पड़े, चाहे हमें किसी के पास भी जाना पड़े या कोई हमारे पास आए, हमारे दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं है। हमने हमेशा ये चाहा है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के साथ हमारे बेहतर ताल्लुकात हों और हमने हद्दुल इम्कान कोशिश भी की है इस बात की। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं, जरा वो भी देख लीजिए। एक धांधली के खिलाफ उन्होंने अगर प्रोटेस्ट किया है, एक कदम उठाया है, हुकूमत से बाहर आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस इशू के ऊपर और उनके इस इकदाम के ऊपर तो उन्हें अप्रिशिएट करना। आज साबिक वज़ीर कानून बाबर अवान तख्ते लाहौर पर एक बार फिर बरसे। उन्होंने क्या कहा, वो भी देख लीजिए। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद जो कागजी शेर 3 दिन तक बेहोश पड़ा रहा और उसको आज़ाद कश्मीर के हुर्रियत पसंद अवाम ने इतने तीर मारे कि उसको चौथे दिन होश आया और चौथे दिन वो शेर आओ और सिसकियों की सूरत में चिंगाड़ने की नाकाम कोशिश उसने की। पीपल्स पार्टी को शायद ये गुमान है कि काफ लीग ऐवानों के बाहर भी इसी तरह उसका साथ देगी, जिस तरह कौमी असेंबली में नंबर गेम बरकरार रखने में उसको मदद कर रही है। लेकिन ये महज उसकी खाम ख्याली भी साबित हो सकती है, क्योंकि यही तस्वुर किसी दौर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से भी मौजूद था। पीपल्स पार्टी और MQM के खिलाफात की बुनियादी वजह वादा खिलाफियां हैं और यही इल्जाम बहुत जल्द चौधरी बरादरान की जानिब
जानिब से भी सामने आ सकता है, क्योंकि तज्जियाकारों के मुताबिक चौधरी बरादरान ने न सिर्फ पंजाब बैंक और उसके साथ साथ NICL स्कैंडल से जान छुड़वाने के लिए खुद को कातिल कहने वालों से दोस्ती का कड़वा घूंट पिया था, लेकिन अभी तक ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस इस हवाले से अपने किसी भी वादे पर अमल नहीं कर सका। मोनस इलाही की रिहाई तो दरकिनार, खुद चौधरी परवेज इलाही के बकौल उन्हें अभी तक कोई माकूल मकाम ही नहीं मिला, और अगर सिलसिला यूं ही रहा तो चौधरी बरादरान पीपल्स पार्टी के साथ दोस्ती पर मट्टी पाने में जरा भी देर नहीं दिखाएंगे, और ऐसी सूरत में हुकूमत खतरे में पड़ सकता है। क्या तमाम इख्तिलाफात के बावजूद मुस्लिम लीग नून, MQM और JUIF एक मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा बन सकते हैं? यही वो सवाल है जो तमाम ज़हनों में गर्दिश कर रहा है, मगर इसके बारे में पहले देखते हैं सियासी इत्तेहादियों के हवाले से यमन की रिपोर्ट। पाकिस्तान में हर दौर में अपोजिशन के इत्तेहाद बनते रहे हैं, चाहे वो अयूब खान की आमिराना हुकूमत के खिलाफ बनने वाली PDM हो या जुल्फिकार अली भुट्टो की जमहूरी हुकूमत के खिलाफ बनने वाला कौमी इत्तेहाद, ज़िया की आमरीत के खिलाफ MRD हो या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ बनने वाली IJI, सबका अंजाम एक ही हुआ। हुकूमत गिराने के बाद ये इत्तेहाद सियासी जमातों के इख्तिलाफात के बायस टूटे जाते रहे। इसीलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान में सियासी इत्तेहाद सिर्फ हुकूमत गिराने के लिए ही बनाए जाते हैं, हुकूमत चलाने के लिए नहीं। चंद साल पहले ही सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गो मुशर्रफ गो के नारे लगाने वाली और बाद में वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को मुत्तफ़िका तौर पर वजीर आजम मुंतखब करवाने वाली जमातें आज इसी हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद होने की कोशिशें कर रही है, जबकि मुस्लिम लीग काफ जो परवेज मुशर्रफ की इत्तेहादी थी वो हुकूमत का हिस्सा बनी हुई है। JUIF, मुस्लिम लीग नवाज और MQM के दरमियान एक ग्रैंड ऑपोजिशन बनने के इम्कानात बढ़ रहे हैं, मगर क्या ऑपोजिशन के इस इत्तेहाद का अंजाम भी वही होगा जो माजी के इत्तेहादों का हुआ है? न्यूज़ बीट के लिए एमन खान, समा, इस्लामाबाद। इसी पे बात करने के लिए वेरी वार्म वेलकम टू सिद्दीकुल फारूक साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, मौला बख्श चांडियो साहब लॉ मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और इस्माइल बुलेदी साहब JUIF से आपका ताल्लुक है, और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, APML के स्पोक्स पर्सन है, और यकीनन उनके जो फॉर्मर प्रेसिडेंट मुशर्रफ के क्योंकि रिप्रेजेंट करते हैं, उनके ज़माने में एक स्ट्रॉन्ग अलायंस और अपोजिशन को देख चुके हैं, तो उनसे भी इसके हवाले से बात होगी। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जेंटलमैन। सबसे पहले मैं आपसे आगाज़ करूंगी चांडियो साहब, इस वक्त आप अपोजिशन में सबसे ज़्यादा मजबूत अपोजिशन किस पार्टी को समझते हैं? हमारे साथ तो सबका रवैया बेहतर है, और जो सबसे बड़ी जमात है अपोजिशन में मियाँ साहब की जमात, उन्होंने भी अभी थोड़े दिन हुए हैं कि ये रवैया रखा है कि जिसको हकीकी अपोजिशन करार दिया जा रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है वो भी इस बात पे मुत्तफिक है कि जमहूरियत चलनी चाहिए। जमहूरियत अगर अपने तरीक़ेकार के मुताबिक हुकूमत की तब्दीली नहीं करती तो मैं समझता हूँ जब गैर आइनी तब्दीली आई तो उनको भी एहसास है। तब्दीली तो आईनी भी हो सकती है, उसके लिए गैर आईनी, आप तो लॉ मिनिस्टर हैं, यू नो इट बेटर देन आई डू, इस मुल्क में मानना पड़ेगा आईनी तरीके से तब्दीली लाई जा सकती है। मैं बताता हूँ, आईनी तब्दीली के मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं नहीं कह रहा आईनी देना जरूर है, मैं गैर आईनी जो आप कहते हैं वो गैर आईनी इस मुल्क में आती रही हैं, अब तक जितनी भी तब्दीली आई हैं वो सब गैर आईनी तरीके से आई हैं, जिसकी वजह से ये इंतशार है, ये मुल्क आज तक भी अजाबों को झेल रहा है। और मियाँ साहब को इसका एहसास है कि अगर इस अंदाज से कोई तब्दीली है तो कुछ भी नहीं बचेगा, और गैर जमहूरी, गैर सियासी, गैर इखलाकी, गैर आइनी तब्दीली हर चीज़ को बहा के ले जाएगी। लिहाजा मैं उनको भी कोई इतने बड़ा ख़तरा नहीं समझता जमहूरी निज़ाम के लिए। सियासी हिकमत में इलेक्शन की आमद है, सबों को जाहो जलाल दिखाकर अपने वोटर्स को जमा करना है, फिर वोटर्स को अपने साथ में लाना है। तो आप समझ रहे हैं कि तमाम सियासी खेल हो रहा है, कोई सीरियसली संजीदगी से आपको अपोजिशन नहीं मिल रही है। खेल नहीं कह रहा हूँ, सियासत हो रही है, ये सियासत खेल नहीं हो रहा, सियासत हो रही है। सिद्दीकुल फारूक साहब, आप लोगों के पास किस तरह बगैर अलायंस के मेजर पार्टी क्या समझते हैं आप एक अपोजिशन बन सकते हैं? JUIF के साथ सेनेट में आपका झगड़ा हो गया, यहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ खुलकर कोई अभी अलायंस नहीं हुआ, आपके पास कौन सा मेजर अलायंस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि बाज़ औक़ात मीडिया वाले जल्दी नताइज चाहते हैं, या अगर मीडिया से तो मैंने कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ ना, यानी अभी तक कोई अलायंस आपने फरमाया नहीं, यानी MQM जो है वो कल निकली है हुकूमत से। मैंने ये नहीं कहा, सॉरी मैं क्लियर कर दूं, मैंने ये नहीं कहा कि क्यों नहीं बना, मैं पूछ रही हूँ आपके पास कोई, क्योंकि जिस तरीके से मियाँ साहब ने कहा हम सड़कों पर भी जाएंगे,
تحریک ہماری شروع ہوگی، اس میں کون کون سی جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت تک جب ہم نے اس بات کا اعلان کیا ہے، جب نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں آصف زرداری صاحب سے اب مایوس ہو چکا ہوں کیونکہ انہوں نے کوئی معاہدہ پورا نہیں کیا اور جب بھی انہیں موقع ملا ہے انہوں نے اپنے حلیفوں کے پیٹھ میں خنجر ہی گھونپا ہے، یہ ایک بات تھی۔ حالانکہ رؤف کلاسرا کو انٹرویو دیتے ہوئے بہت پہلے آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا، اور ان کی کتاب میں یہ موجود ہے کہ میرے پسندیدہ سیاستدان کون ہیں؟ نوابزادہ نصر اللہ خان اور مولانا فضل الرحمان ہیں۔ تو اب نوابزادہ نصر اللہ خان نے تو اپوزیشن میں بھی، آپ نے تو اپنے انٹرو میں اتنا ذکر کیا کہ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو اکٹھا کیا۔ قاسم میرے میاں صاحب ان کو فالو کریں گے؟ تو نہیں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آصف علی زرداری صاحب نے کہا اور وہ نہیں اکٹھا رکھ سکے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اکٹھا نہیں رکھ سکے لوگوں کو۔ کیوں؟ ہم یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن میں زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں لوگ، یعنی انہوں نے اپنے اقتدار کی اور اپنے مفادات کے لالچ میں اپنے حلیف کھو دیے ہیں۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ کیا ہمیں آئین کے تسلسل کے لیے، اور جب آئین کی مخالفت ہوئی، بڑی خوبصورتی سے آپ نے میرا سوال ادھر ادھر ڈال دیا، میں ڈائریکٹ جواب دے رہا ہوں، میں اسی پر آ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اپوزیشن میں ایم کیو ایم آئی ہے، ہم نے اسے اس فیصلے کو ویلکم کیا ہے کہ آپ نے جو کشمیر کے الیکشنوں میں جو رویہ اختیار کیا ہے ویلکم۔ اب درمیان میں ہمارے رویے ہیں، ابھی ایم کیو ایم اپوزیشن بینچز پر بیٹھی ہے، اب ہم ظاہر ہے وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں، جے یو آئی ایف بھی، ہم آئین اور جمہوریت اور اس کے تسلسل کے لیے اور اس حکومت کو آئینی طریقے سے اگر ہماری تمام اپوزیشن نے اتفاق رائے کیا۔ پوچھوں گی آپ کے ساتھ کون کون سی پارٹیز ہیں؟ جے یو آئی ایف آپ کے ساتھ ہے؟ دیکھیے میں یہ نہیں اس وقت کہہ سکتا کہ وہ میرے ساتھ ہے مسلم لیگ نون کے، لیکن آپ نے یہ محسوس کیا ابھی ادھر آپ نے ایم کیو ایم کے قائد کی بات سنی کل، آج ان کے جناب یہاں پارلیمانی جو ڈپٹی لیڈر ہیں ان کی بات بھی آپ نے سن لی کہ وہ کسی کے پاس جانے۔ مولانا فضل الرحمان کی کمیشن پہ بھی بات سن لی اور میاں نواز شریف کی بھی کمیشن کے بارے میں بات سن لی، بڑا واضح فرق ہے دونوں باتوں میں، تو کیسے؟ لیکن جب بڑا مقصد سامنے آ جائے، جب ایک بڑا مقصد سامنے آ جائے، یہ بڑا مقصد اس ملک میں آئین، اور دیکھیے میں پھر اس پیپلز پارٹی کو جب ان کے پاس پورا اقتدار تھا، پہلی دفعہ انہیں انتخابات کرانے کا موقع ملا 1974 میں آزاد کشمیر میں، اس وقت دھاندلی ہوئی اور بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی اور لوگ قتل ہوئے، سن لینا ذرا ایک لمحہ۔ دوسری دفعہ انہیں موقع ملا جب یہ پورے اقتدار میں تھے 77 میں، ایسی دھاندلی ہوئی کہ یہاں جناب علی 10 مارچ کو بائیکاٹ ہوا صوبائی اسمبلی کے الیکشنوں کا اور کوئی نہیں گیا وہاں ووٹ پول کرنے۔ تیسری دفعہ اب انہیں موقع ملا آزاد کشمیر میں، انہوں نے وہی دھاندلی کی۔ تو اب یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ آئین پامال کرنے سے باز آ ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کے ساتھ کون ہے؟ پھر میرا سوال ہمارے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے انہوں نے جواب دے دیا، نہیں انہوں نے جواب نہیں دیا، آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کون ہے۔ ہمارے ساتھ کی بات یہ ہے کہ اس وقت گرینڈ اپوزیشن بننے جا رہی ہے۔ کدھر بننے جا رہی ہے؟ کس کے ساتھ بننے جا رہی ہے؟ کون کون ہے اس کے؟ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں اعلان کروں؟ آپ کے سامنے ایک اپوزیشن کی پارٹی نے ایم کیو ایم کے قائد نے ابھی یہ اعلان کیا ہے، غائبانہ قوت آئے گی، سن لیں۔ غائبانہ قوت آئے گی، دوسری بات مولانا فضل الرحمان کے 2 دن کے بیانات آپ پڑھ لیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب جماعت اسلامی نے کیا کہا، ان کے لیڈروں کے بیان پڑھ لیں، تو یہ سب آپ کے ساتھ، ان سب نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کے کندھوں پہ اب یہ ذمہ داری ہے، نواز شریف صاحب آگے بڑھیں، ہم اس ملک میں آئیں اور ہم سب کو ساتھ، ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کی سینٹ میں یہ ان کے ساتھ اتحاد کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے اگر یہ اتحاد نہیں، ایک جملہ میں کہہ لوں پھر ادھر جائیں، ایک جملہ میں کہہ لوں، ہم آئین اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے، اس کے تسلسل کے لیے ہر ایک کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہے۔ مقصد یہی ہونا چاہیے۔ آپ ہر ایک کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہے؟ کون کون ساتھ چلنے کو تیار ہے؟ بلیدی صاحب، گرینڈ الائنس کی خاطر آپ لوگ سینٹ کی آگے ان کی بات مان لیں؟ یار بالکل یہ جھوٹی بات ہے۔ سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر ہے، جو ایک بڑا مقصد آئے گا، یہ تو یہ آنے جانے چیزیں، اس میں کوئی ہر چیز بات ہو سکتی ہے۔ جو آپ نے کہا جب کھاپ اور پیس پارٹی مل سکتے ہیں